हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करेंगे आज के कक्षा में व्यंजनों के वर्गीकरण पर। चूंकि अपन इसके पहले की कक्षा में भी बात कर रहे थे किस पर, व्यंजनों के वर्गीकरण पर। और हमने कहा था कि व्यंजनों का वर्गीकरण मूलतः दो भागों में किया गया था। एक था कौन सा, उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा था उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अपन ने जितने भी उच्चारण स्थान थे उन सबको देखा था। पार्ट नंबर 2 प्रारंभ किया अपन ने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और उच्चारण प्रयत्न दो प्रकार का है, जिसमें अपन ने बात की थी आभ्यंतर प्रयत्न की। और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अपन ने 8 प्रकार के व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पहला पढ़ा था अपन ने स्पर्शी व्यंजन, दूसरा पढ़ा था अपन ने संघर्षी व्यंजन, तीसरा पढ़ा था अपन ने स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा पढ़ा था अपन ने अर्धस्वर, पांचवा पढ़ा अपन ने पार्श्विक व्यंजन, याद आया। छठा पढ़ा था अपन ने लुंठित व्यंजन, सातवां पढ़ा था अपन ने उत्क्षिप्त जिन्हें ताड़नजात कहते हैं, और आठवां पढ़ा था अपन ने नासिक के व्यंजन। यहां तक अपन दोस्तों चर्चा कर चुके थे। और इस प्रकार अपने 8 जो थे उनके बारे में अपन ने जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन पार्ट नंबर 8 जो था अपना नासिक के व्यंजन, उनसे संबंधित कुछ चीजें हैं जिन पर आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। नासिका के आधार पर अपन दो चीजों पर चर्चा करने वाले हैं आज। एक तो है नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद, और एक चर्चा करेंगे इसी नासिका को आधार मान करके अपन कि अनुस्वार का प्रयोग तो कहां पर होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पर होता है, जो अपने शब्द शुद्धि में भी अति आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। तो चर्चा करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन में। तो चलो चलते हैं। देखो आ जाते अपन। तो आज का जो अपना बिंदु रहने वाला है वो क्या है, नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद। देखो हमने कहा नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद। देखो अपना टाइटल आया है कि नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद। इन नासिका के आधार पर अपन ध्वनियों के भेदों को देखेंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां मानी जाती है। अब देखो 3 प्रकार की ध्वनियों पर अपन बात करने वाले हैं। एक आती है नासिक की ध्वनियां, एक आती है अनुनासिक ध्वनियां, और एक आती है अननुनासिक ध्वनियां। इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, मधु हिंदी अकेडमी पर। पूरी हिंदी को अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बस सब्र बनाए रखें। जब अपना वर्ण विचार पूरा हो जाएगा उसके बाद क्लासें बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी सारी की सारी, और पूरी हिंदी को पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, है ना। तो टेंशन ना लें। और अपन बात कर रहे हैं नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेदों की। तो हम यूं कह रहे हैं कि नासिका के आधार पर ध्वनियां 3 प्रकार की है। देखो एक आती है अपने पास में नासिक के ध्वनियां, नासिक के ध्वनियां पहली कौन सी है अपने पास में, नासिक के ध्वनियां। देखो नंबर 1 है नासिक के ध्वनियां। दूसरी पर बात करेंगे अपन, तो दूसरी आती है अपने पास में अनुनासिक ध्वनियां। दूसरी कौन सी आती है, अनुनासिक ध्वनियां। और तीसरी पर बात करेंगे अपन, और तीसरी कौन सी आती है, अननुनासिक ध्वनियां। अनुनासिक ध्वनियां। देखो बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इनका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है। देखो सबसे पहले बात करें अपन, तुमने कहा नासिक के। नासिक के का मतलब बात करें तो किससे बना है, सबसे पहले आया नासिका, और नासिका में जोड़ा अपन ने क्या, ये प्रत्यय। ये प्रत्यय का नियम यूं कहता है दोस्तों कि यदि बाद में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तथा प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि यदि अ या आ हो, ये प्रत्यय का नियम। क्यों, क्योंकि यह प्रत्यय जो है वह आदि रस्वीकरण वाला प्रत्यय माना जाता है। कौन सा प्रत्यय माना जाता है, आदि रस्वीकरण वाला। तो हमने यूं कहा यदि बाद में यह प्रत्यय हो तथा प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि अ अथवा आ हो, तो ये अ अथवा आ, ये अ अथवा आ, ये दोनों किस में बदलेंगे, आ में। किसके कारण, इस ये प्रत्यय के कारण। इसी कारण शब्द क्या बना, नासिका। देखो क्या बना, नासिका। फिर हमने कहा यह
प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो प्रत्यय से पहले वाले स्वर का लोप होगा। प्रत्यय से पहले वाले स्वर का क्या करेंगे अपन, लोप करेंगे। और ये से पहले क्या है, आ, इस आ का क्या हुआ, लोप हुआ। तो ये क्या रह गया, आधा। नासिक धन ये और जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, नासिक्य। क्या बन गया, नासिक्य। अब देखो, वैसे तो हम यूं कहते हैं कि यह भाववाचक प्रत्यय भी है और यह पुत्रवाचक प्रत्यय भी माना जाता है, लेकिन यहां पर जो शब्द निष्पन्न हुआ है नासिक्य, वो नासिक्य जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी, ध्वनियों की। हमने कहा नासिक्य ध्वनियां, ध्वनियां कौन सी ध्वनियां, नासिक्य ध्वनियां। तो यहां किसका कार्य करेगा, ये विशेषण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, विशेषण का। तो हमने कहा ध्वनियां कौन सी, नासिक्य ध्वनियां। समझ में आ रहा है। देखो बहुत ध्यान से एक एक चीज पर चर्चा करते हुए चलेंगे अपन, तो एक एक चीज पर चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों। अपन टाइटल भले ही ये पढ़ रहे हैं, लेकिन शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और इसी के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय की भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तुमने कह दिया कौन सी ध्वनियां, नासिक्य ध्वनियां। अब बात आती है नासिक्य ध्वनियों के बारे में। तुम यूं कहते हैं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल और केवल नाक से होता है। क्या कहा हमने, कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल और केवल किससे होता है, नाक से होता है, वे कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, नासिक्य ध्वनियां कहलाएगी। कौन सी ध्वनियां, नासिक्य ध्वनियां। मतलब जिनके उच्चारण में वायु केवल नाक से ही बाहर निकले। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने शरीर में सार्थक उच्चारण के दो ही साधन है, एक तो नाक है और एक क्या है, मुंह है। तो एक तो ये खुद हो गई नाक और एक हो गया मुंह, दो। और कभी कभी ये दोनों भी एक साथ बजते हैं। तो कितने प्रोग्राम हो गए टोटल, 3 प्रोग्राम हो गए। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो नासिक्य ध्वनियों के बारे में हमने क्या कहा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल और केवल नाक से होता है, वे नासिक्य ध्वनियां कहलाती है। परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल नाक से बाहर निकले। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल नाक से बाहर निकले। बताओ वो कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, नासिक्य ध्वनियां कहलाएगी। कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, नासिक्य ध्वनियां। तुमने कहा था प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, याद आ रहा है आपको, ङ, ञ, ण, न, म। और आपको ये भी पता है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है, इनके नाम का अपन क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। फिलहाल ध्यान रखना है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल किससे बाहर निकले, नाक से बाहर निकले, वे कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, नासिक्य ध्वनियां। अब देखो दो शब्द है अपने पास, एक है अनुधन नासिक, एक है अनधन अनुधन नासिक। देखो इन्हें समझते हैं। ये अनुधन नासिक, एक तो शब्द आया अनुधन नासिक, एक क्या है अपने पास में, अनधन अनुधन नासिक। ये देखो, अब देखो अपने पास में दो शब्द है। अनु का मतलब होता है पीछे, नासिक का मतलब क्या है, नाक। जबकि अन का मतलब क्या है, नहीं। अनु का मतलब पीछे और नासिक का मतलब नाक। अब देखो हमने क्या कहा कि पीछे नाक है तो क्या कहलाया, अनुनासिक। पीछे नाक है तो क्या कहलाया, अनुनासिक। मतलब मुंह तो है ही सही, मुंह तो है ही सही, लेकिन इस मुंह के साथ साथ पीछे पीछे क्या चल रही है, नाक भी चल रही है। क्या चल रही है, नाक भी चल रही है। मतलब उच्चारण मुंह से भी हो रहा है और साथ ही नाक से भी हो रहा है। समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी के माध्यम से अपन अगले प्रोग्राम को सोल्व करेंगे, जहां अपन देखने वाले हैं कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग कहां पर होता है। ध्यान से देखना दोस्तों ना। तो देखो हमने कहा अनुधन नासिक मतलब पीछे क्या है, नाक है। और इधर देखो अन का मतलब नहीं है, अनु का मतलब पीछे, नासिक का मतलब नाक। और जिनके उच्चारण के पीछे नाक नहीं है तो फिर केवल क्या है, मुंह है। 100 बातों की एक बात। हमने क्या कहा है कि जिनके उच्चारण के पीछे नाक चलेगी वे अनुनासिक ध्वनियां कहलाएगी, और जिनके उच्चारण के पीछे नाक नहीं चलेगी वे कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, अननुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। बताओ कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, अननुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। और ये जो अननुनासिक ध्वनियां हैं, ये अननुनासिक ध्वनियां हैं, इन्हें ही हम निर्नुनासिक ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निर्नुनासिक ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये निर जो है ना, इस निर का अर्थ भी क्या होता है, नहीं होता है। नहीं है पीछे नाक जिनके वह, अननुनासिक नहीं है पीछे नाक जिनके वह। राइट, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखो हमने क्या कहा है इनके बारे में, अनुधन नासिक पीछे नाक है, अनधन अनुधन नासिक पीछे नाक नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल और केवल मुंह से बाहर निकले वे अनुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। हमने क्या कहा, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश
केवल और केवल नाक से बाहर निकले। किससे? नाक से। कौन सी कहलाएगी? नासिक के। और वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक प्लस मुख दोनों से बाहर निकले, वो कौन सी कहलाएगी? अनुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? अनुनासिक। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये अनुनासिक शब्द है ना, ये एक तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि इस अनुनासिक जो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्समय होता है अनुस्वार, और अनुस्वार का मतलब पंचम वर्ण, ङा, या, णा, ना, मा। और हम आगे चर्चा करेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग वहां होता है जहां केवल उच्चारण नाक से हो, और चंद्र बिंदु का प्रयोग वहां होता है जहां उच्चारण नाक प्लस मुख दोनों से हो, और चंद्र बिंदु का मतलब भी अनुनासिक होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, इनके बारे में समझ में आया होगा, तो देख लेते हैं इनको मिटा कर अपन और लिख लेते हैं सीधा सीधा। देखो समझना, हम क्या कह रहे हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल और केवल नाक से बाहर निकले, बताओ कौन सी कहलाती है? नासिक की ध्वनियां। तो हम कह सकते हैं यहां पर भी, देखो क्या कह सकते हैं यहां पर कि वे ध्वनियां, यहां पर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश, हवा का प्रमुख अंश केवल मुख से बाहर निकले, केवल मुख से बाहर निकले। कहीं से बाहर निकले? केवल मुख से बाहर निकले भाई साहब, वो कौन सी कहलाएगी? अनानुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? अनानुनासिक। और यहां लिख सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक प्लस मुख, देखो नाक भी हो और मुख भी हो, प्लस मुख दोनों से बाहर निकले, वे कौन सी ध्वनियां कहलाएगी? अनुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। तो इस तरह क्लियर हो गई होगी दोस्तों। हम क्या कह रहे हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश जब केवल नाक से बाहर निकलेगा, बताओ कौन सी कहलाएगी? नासिक की ध्वनियां कहलाएगी, राइट। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल मुख से बाहर निकलेगा, बताओ कौन सी कहलाएगी? अनुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। और वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक प्लस मुख दोनों की सहायता से बाहर निकले, बताओ वो कौन सी कहलाएगी? अनुनासिक ध्वनियां कहलाएगी। बात समझ में आ रही होगी। हम इन अनुनासिक ध्वनियों को किस नाम से जानते हैं? और निर्नुनासिक के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? निर्नुनासिक ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला टाइटल अपना जो था, नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद, उनको 3 भागों में पन्ने बांट के देख लिया। और क्या कहा कि नासिक की ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल नाक से बाहर निकले, नासिक की ध्वनियां कहलाएगी। फिर हमने कहा अनुनासिक ध्वनियां कि जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश केवल मुख से बाहर निकले, अनुनासिक या अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है। और वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक प्लस मुख दोनों से बाहर निकले, तो बताओ फिर वो कौन सी कहलाएगी? अनुनासिक ध्वनियां। किससे? नाक प्लस मुख दोनों से बाहर निकले तो कौन सी कहलाती है? अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है। आ रही बात समझ में? तो ये अपना एक पार्ट जो था वो समाप्त हुआ, नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद। अगले टाइटल पर चर्चा करेंगे अपन दोस्तों। अब अगला टाइटल भी इसी के आधार पर है। और अगला टाइटल क्या है अपने पास में? वह ये है कि अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पर होता है, और उससे संबंधित शब्द शुद्धि में कैसे प्रश्न बनते हैं लिंग और वचन के आधार पर। इस पर भी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखते रहें, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, आप लिखने पर ध्यान ना देकर समझने पर ज्यादा ध्यान दें। भले एक बार क्लास को वापस रिपीट देख लेना स्पीड बढ़ा करके, राइट। चलो चलते हैं अपन आगे। अब बात आती है अपने पास में कि चंद्र बिंदु व अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होता है। तो अपना टाइटल जो है वो है अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग, और यह होता कहां पर है? देखो इस पर बात करने वाले हैं कि अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग और इनका प्रयोग कहां कहां पर होता है, इस पर विस्तार से अपन को चर्चा करनी है। यह शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टाइटल है अपने लिए, है ना।
चलो अब चर्चा कर लेते हैं कि अनुस्वार तो क्या होता है, चंद्र बिंदु क्या होता है। देखो सुने, हमने कहा कि अनुस्वार मतलब ये क्या है, अनुस्वार है। और चंद्र बिंदु के लिए क्या कहते हैं अपन, ये प्लेट और ये प्लेट में गुलाब जामुन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम यूं कह रहे हैं जब केवल गुलाब जामुन आएगा, सीधी सीधी बात, गुलाब जामुन, तो अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अनुस्वार। और गुलाब जामुन प्लेट में आ जाए तो फिर क्या बोल देंगे अपन, चंद्र बिंदु। दोनों का मतलब समझते हो। अब देखो हमने कहा ये क्या है, अनुस्वार है। ये क्या है अपने पास में, देखो ये क्या है, अनुस्वार, और ये क्या है, चंद्र बिंदु। इसे तो क्या बोलेंगे अपन, अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुस्वार। और इसे क्या बोलेंगे अपन, चंद्र बिंदु। लेकिन अब काम की बात स्टार्ट होती है कि पहली बात तो ये आती है कि अनुस्वार लगता कहां पर है और चंद्र बिंदु लगता कहां पर है। तो हम यूं कहते हैं कि अनुस्वार वहां पर लगेगा जहां उच्चारण केवल किससे होगा, नाक से, ये नाक। और चंद्र बिंदु कहां लगेगा, जहां उच्चारण किससे होगा, मुख प्लस नाक, दोनों से होगा। तो देखो सेम ही वही तो बात आ रही है। हमने यूं कहा है कि अनुस्वार वहां लगेगा जहां उच्चारण किसकी सहायता से होगा, नाक की सहायता से। और चंद्र बिंदु कहां लगेगा, वहां लगेगा जहां उच्चारण किसकी सहायता से होता है, मुख प्लस नाक दोनों की सहायता से होता है। दोनों में अंतर समझना कि अनुस्वार का प्रयोग कहां होगा, जहां उच्चारण किससे होगा, नाक से होगा, राइट। और चंद्र बिंदु का प्रयोग जहां उच्चारण नाक से तो हो ही सही, साथ ही साथ क्या हो, मुख हो, मतलब जहां दोनों होंगे वहां पर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। अपन विस्तार से देखते हैं। लेकिन एक काम की बात जो है वो ये कहते हैं अपन, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार का मतलब होता है पंचवर्ण। देखो कौन कौन से, हमने कहा ङ, ञ, ण, न और म, ये पंचम वर्ण है, ङ, ञ, ण, न, म। और हमने कहा था कि पंचम वर्णों को नासिक के व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, नासिक के व्यंजनों के नाम से। नासिक के व्यंजन कौन से, ङ, ञ, ण, न, म। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, नासिक। और हमने कहा हम इनके स्थान पर चंद्र बिंदु, हम इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, संतान, ये देखो लिखा संतान, ये पंचम वर्ण है। लेकिन अपन चाहें तो संतान ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लो, लिखा नहीं लिखा, ये क्या है, सीधा सीधा अनुस्वार। अनुस्वार का सीधा मतलब क्या हो गया, पंचम वर्ण हुआ। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन इनका प्रयोग जो है, इनका उच्चारण कहां से कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं। इसका मतलब अनुस्वार का उच्चारण भी कहां से होगा, नाक से होगा, क्योंकि तो सेम ही तो है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुस्वार का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है। और अनुस्वार जो है, मतलब ये अनुस्वार एक तत्सम शब्द है। अनुस्वार कौन सा शब्द है, तत्सम। तो फिर हमने कहा ये अनुस्वार जो है इसका तद्भव भी होगा। तो हमने कहा इसका तद्भव क्या होता है, तो हमने कहा अनुनासिक है, अनुनासिक। और ये अनुनासिक क्या है, एक तद्भव है, तद्भव। अनुनासिक कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव। अब बात करें अपन तद्भव की, तो हमने कहा अनुनासिक का मतलब ही क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का मतलब ही क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। इसका मतलब चंद्र बिंदु को अपन अनुनासिक कह सकते हैं, बिल्कुल। और अनुनासिक के बारे में हमने अभी भी देखा था। देखो अनुनासिक के बारे में तो देखा था, क्या देखा था, अनुनासिक हवा का प्रमुख अंश, हवा का प्रमुख अंश नाक प्लस मुख दोनों से बाहर निकले, वो अनुनासिक कहलाते हैं। ये तो चीज अपन देख रहे हैं। ये देखो, तो हमने क्या कहा, अनुनासिक का मतलब क्या है, चंद्र बिंदु है। इसका मतलब अनुस्वार एक तत्सम शब्द है, अनुनासिक एक तद्भव शब्द है। और अनुनासिक का मतलब क्या होता है, चंद्र बिंदु। तो एक चीज और निकल कर आती है दोस्तों यहां से, कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो तत्सम शब्द होता है, और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो तो बताओ वो कौन सा होता है, तद्भव होता है। जब अपन तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियमों पर चर्चा करेंगे तब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वहां पर कि अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पर होता है। तो वहां देखेंगे कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो एक तत्सम शब्द होता है, और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो एक क्या होता है, तद्भव होता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है अनुस्वार खुद एक तत्सम है, अनुस्वार का तद्भव अनुनासिक होता है, अनुनासिक एक तद्भव है, और इस अनुनासिक का मतलब ही क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। तो हमने कहा है कि अनुस्वार जो है वह खुद एक क्या है, तत्सम है। और हमने ये भी कहा कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो बताओ वो क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द। और यदि किसी शब्द के ऊपर क्या लगा हुआ हो, चंद्र बिंदु, तो बताओ वो क्या कहलाएगा,
तद्भव शब्द कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब अपन चर्चा करके देख लेते हैं कि कहां कहां पर प्रयोग होता है। तुमने कहा है कि अनुस्वार का प्रयोग वहां होगा जहां उच्चारण किससे होगा? नाक से। किससे होगा? नाक से। और चंद्रबिंदु का प्रयोग वहां होगा जहां उच्चारण मुख प्लस नाक दोनों से होगा। जैसे हमने कहा दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से हमने कहा, शब्द लिखा अपन ने अंगूर। अंगूर, ये देखो मैंने लगाया। अब उच्चारण करके देखते हैं, अंगूर। देखो अब दोनों में अंतर क्या है उस पर भी चर्चा करते हैं कि ये अनुस्वार जो है इसका उच्चारण जो है वह स्वरों के बाद में होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद में। क्यों? क्योंकि हकीकत में तो क्या है? व्यंजन ही है ना, राइट। और हमने कहा चंद्र बिंदु का उच्चारण स्वरों के साथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तब कहा था चंद्र बिंदु का मतलब अनुनासिक, और अनुनासिकता स्वरों का गुण माना जाता है। अनुनासिकता किसका गुण है? स्वरों का। जब गुण ही स्वरों का है तो चलेगा किसके साथ? स्वरों के साथ चलेगा। आ रहा है समझ में? तो देखो हमने कहा इसका उच्चारण करके गुर। देखो गुर मतलब अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल किससे हो रहा है? नाक से हो रहा है। केवल किससे हो रहा है? नाक से हो रहा है, राइट ना दोस्तों? गुर, गुर। देखो इधर आ जाते हैं। यहां अपन ने देखा, तुमने लिखा यहां क्या? गांव। ये देखो लिखा अपन ने गांव। देखो गांव, 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 आऊ। देखो और देखते हैं, और देखा अपन ने। देखो और चर्चा करें। तुमने लिखा ये देखो ग्रंथि, और इधर लिखा अपन ने गांठ। ये देखो अब चर्चा करके देख लो यहां पर ग र अन। देखो ग र अ न थी। और ये देखो ग आंठ, ग ऑन। देखो ग ऑन, ग ऑन। तो देखो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको ध्यान से। क्या कि उच्चारण स्वर के साथ में हो रहा है किसका? चंद्र बिंदु का। यहां देखो उच्चारण स्वर के बाद में हो रहा है, राइट। और देखते हैं अपन दो। हमने लिखा देखो यहां पर और भी हमने लिखा जंघा, जंघा। और हमने कहा जांघ। ये देखो क्या लिखा? जांग। देख लो और देखो यहां देख लेते हैं अपन। तुमने लिखा जंघा और क्या लिखा? जांग। और चर्चा कर लेते हैं अपन तो, और देखें। जैसे हमने कहा यहां पर ये देखो चंद्र, और हम क्या कहेंगे? चांद। ये देखो चंद्र, चांद। जैसे अपन कहते हैं चंचू, चौंच। ये देखो चंचू, और फिर हमने क्या कहा? चौंच। अब देखो अब बड़ा चक्कर है आपके। देखो आपको ये जो दिख रहा है ये भी कैसा दिख रहा है? ये भी कैसा दिख रहा है? केवल अनुस्वार जैसा दिख रहा है, राइट ना? जबकि ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है? ये चंद्रबिंदु ही है। ये क्या है? चंद्रबिंदु। अब ऐसा क्यों हुआ इस पर अपन को विस्तार से चर्चा करनी है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। देखो हमने क्या कहा है कि अनुस्वार का प्रयोग कब होगा? जब उच्चारण किससे होगा? नाक से। और चंद्रबिंदु का प्रयोग कब होगा? जब उच्चारण किससे होगा? मुख प्लस नाक दोनों से होगा। हमने उच्चारण भी करके देखा। तुमने क्या कहा है इसके बारे में? हमने कहा है कि अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद में होता है, जबकि चंद्रबिंदु का उच्चारण किसके साथ में होता है? स्वरों के साथ में होता है। हमने देख लिया चंद्र ये अनुस्वार है, और हमने कहा चांद ये तद्भव है। फिर हमने कहा चंचू ये अनुस्वार है, और ये चौंच ये क्या है? चंद्रबिंदु है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन दोस्तों, विस्तार से अनुस्वार और स्वर चंद्रबिंदु के बारे में। और देखो आगे चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो आगे चलते हैं। तो हमने क्या कहा है? सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। हमने कहा ये अनुस्वार था, और ये क्या था अपने पास में? चंद्रबिंदु। एक तो था अनुस्वार और एक था चंद्रबिंदु। हमने इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा की। देखो इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा की, और इनकी विशेषताओं पर जब चर्चा की तो जाना अपन ने क्या जाना? देखो ये चंद्रबिंदु, एक एक पर चर्चा करें तो हम यूं कह रहे हैं अनुस्वार का उच्चारण। देखो हमने कहा अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण, उच्चारण स्वर के बाद होता है, बाद। जबकि यहां कहा
उच्चारण, उच्चारण कब होता है? उच्चारण स्वर के साथ होता है। उच्चारण कब होता है? स्वर के साथ में होता है। उच्चारण कब होता है? स्वर के साथ में। और आगे बढ़े तो हमने क्या कहा है, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तत्सम। हमने कहा यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो तत्सम होगा। और हमने यहां क्या कहा कि यदि शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो क्या होगा? तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। दोनों की विशेषताएं भी देखिए अपन ने क्या कहा। अनुस्वार के बारे में क्या कहा अपन ने कि अनुस्वार के बारे में कहा उच्चारण कब होता है? स्वर के बाद में होता है। उच्चारण कब होता है? स्वर के बाद। देखो उच्चारण स्वर के बाद, जबकि यहां क्या कहा? उच्चारण स्वर के साथ में होता है। दोनों में अंतर समझ में आया। फिर दूसरा कहा यदि किसी शब्द पर क्या लगा हुआ हो? अनुस्वार, तो क्या होगा? तत्सम। यहां कहा यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो तो बताओ वो क्या होगा? तद्भव होगा। दोनों की विशेषताएं देखी अपन ने। हमने क्या कहा इनके बारे में कि अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से। तो हमने कहा उच्चारण किससे? नाक से। उच्चारण किससे? नाक से। इधर क्या देखा अपन ने? उच्चारण किससे होगा? तो हमने कहा मुख प्लस नाक, दोनों से होगा। दोनों में अंतर भी समझ लिया, दोनों की विशेषताएं भी देख ली। और हमने ये भी कह दिया कि अनुस्वार क्या है? एक तत्सम शब्द है। अनुस्वार क्या है? एक तत्सम शब्द। जबकि अनुनासिक क्या है? एक तद्भव शब्द है। और अनुनासिक का मतलब भी क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का मतलब क्या है यहां पर? चंद्र बिंदु। तो ध्यान देंगे, अनुस्वार एक तत्सम शब्द है और अनुनासिक एक तद्भव। और अनुनासिक का मतलब भी क्या होता है? चंद्र बिंदु। अपन ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, ये अनुनासिक, ये देखो ये अनुनासिक। देखो हमने कहा अनुस्वार एक तत्सम शब्द, अनुस्वार तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है? तत्सम। जबकि हमने कहा अनुनासिक तद्भव। अनुनासिक क्या है? तद्भव। क्यों है? क्योंकि ये अनुनासिक जो है इसका मतलब क्या है? यहां चंद्र बिंदु। और इसके बारे में हमने क्या कहा है कि जहां चंद्र बिंदु लगेगा वो शब्द क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने कहा अनुस्वार एक तत्सम, अनुस्वार का तद्भव अनुनासिक, क्योंकि अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो बताओ वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अब अपन ने एक जो चीज पर चर्चा की थी कि प्रयोग क्यों हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला, कि यार ये ऐसे कैसे हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करनी है, इस पर गौर फरमाते हैं अपन। देखो तो आ जाते हैं अपन आगे सीधे कि यार दोनों में अंतर क्या है। देखो हमने कहा स्वर, और स्वरों के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि नासिका के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, राइट। और मैंने वहां भी आपको बताया था और यहां भी फिर बता रहा हूं, हमने कहा था कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक प्लस मुख दोनों की सहायता से होता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? अननुनासिक या निम्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, राइट। अब देखो चर्चा क्या है, प्रश्न कैसे बनेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अपन। प्रश्न क्या है, देखो हमने विकल्प के रूप में जाना ए बी सी और डी। हमने लिखा शब्द, देखो बातें, बातें हमने लिखा, लातें हमने लिखा, चोंच, राइट, और हमने लिखा कंठ। अब देखो प्रश्न जो है, और प्रश्न की गरिमा को देखते हुए बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न ये है निम्न में से
निम्न में से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, निम्न में से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो प्रश्न है, उसने पूछा है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दिमाग खराब हो रहा होगा ना अपना कि यार यहां तो चंद्र बिंदु दिखाई नहीं दे रहा। देखो क्या कहा अपन ने कि यार यहां तो चंद्र बिंदु दिखाई दे ही नहीं रहा है, जबकि हकीकत में चंद्र बिंदु है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो होगा कौन सा? डी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंठ जो है इसके ऊपर जो लग रहा है ये अनुस्वार है, बाकी और तीन जो है उनमें आपको जो अनुस्वार जैसे दिख रहे हैं वो अनुस्वार है ही नहीं, वो अनुस्वार है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो क्या है? चंद्र बिंदु है। वो क्या है? चंद्र बिंदु। क्यों है? अब देखें, हमने कहा है कंठ को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, ये देखो, अब ये पंचम वर्णी तो है और हमने कहा कि पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन ने किया, तो हकीकत में तो ये तो अनुस्वार ये भाई साहब। अब इन तीनों की बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं अपन इस पर। देखो हमने क्या लिखा? बात। अब समझना बहुत ध्यान से, हमने यूं कहा है कि बात एक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और हम यूं कहते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए प्रत्यय का। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। राइट, समझ में आ रहा है? अब हम यूं कह रहे हैं कि जब भी प्रत्यय जोड़ा जाएगा प्रत्यय से पहले वाले स्वर का लोप करेंगे। 99% में ऐसा होता है। तो ये त में क्या है? ये अब ये जो अ था इसका क्या हो गया? लोप। तो अपने पास डिजाइन ये आई दोस्तों, देखो ये त आधा प्लस क्या होगा? ए। अब देखो, अब त में ए के नाम की क्या लगेगी? मात्रा। और शब्द क्या बना? बातें। ये बातें बन गया। और ये जो ए था इसके नाम की क्या लगी? मात्रा। लेकिन ए के नाम की मात्रा लगी है, अभी तो ये भी बेटा है, ये कहां जाएगा? और हमने कहा था कि चंद्र बिंदु का मतलब अनुनासिक, और अनुनासिकता स्वरों का गुण है, और यदि गुण ही स्वरों का है तो स्वरों के साथ चलेगा, तो ये भी आएगा। अब देखो यदि अपन इसे यहां ऐसा लगाते हैं ऐसे, तो बताओ ये प्लेट और गुलाब जामुन, प्लेट टेढ़ी है और ये गुलाब जामुन है, बताओ गुलाब जामुन रुकेगा क्या? कत्ते नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि प्लेट और गुलाब जामुन वैसे रस में, तो वैसे नहीं रुकने वाला। और अपन को मतलब किससे दोस्तों? केवल गुलाब जामुन से। आपका भी दिल ये कहता है बड़ी मुश्किल से गुलाब जामुन मिलते हैं, कहां मिलते हैं? तो प्लेट को मारो गोली, प्लेटें तो आती रहती है। तो हम क्या सोचेंगे कि यार प्लेट को उठाओ, सीधे गुलाब जामुन को टिकाओ, क्योंकि गुलाब जामुन कोने में भी टिक जाते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया है? ये जो चंद्र बिंदु था, मतलब ये प्लेट और गुलाब जामुन को हटाया, और ये जो चंद्र बिंदु है, ये जो चंद्र बिंदु है इसके नाम की सीधी क्या लगाई? बिंदी। अब ऐसा क्यों हुआ ये ध्यान रखना है, इसका एक नियम है। हम क्या बात कर रहे हैं? तो हम यूं कह रहे हैं कि यदि सिरोरेखा, यदि सिरोरेखा के ऊपर, यदि सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो, तो यदि सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो तो वहां पर जब चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़े तो चंद्र बिंदु के नाम की क्या लगाई जाती है? बिंदी। तुमने कहा यदि सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के नाम की बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। चंद्र बिंदु के नाम की क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। अब देखो हमने क्या कहा कि चंद्र बिंदु के नाम की क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। अब देखो हमने कह दिया है कि ये सिरोरेखा, ये देखो, और ये सिरोरेखा के ऊपर क्या लग रही है? मात्रा। तो यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़ा, तो चंद्र बिंदु के नाम की केवल क्या लगाई जाएगी? बिंदी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? बिंदी। और इस आधार पर अपन ने लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? यदि अपन बातें ऐसी लिखते हैं, ये बातें, तो ये बातें क्या हो जाएगी? गलत। शुद्ध बातें क्या होगी? बिंदी वाली। ये बातें मतलब क्या कहा हमने? हमने क्या कहा? बिंदी वाली बातें ही शुद्ध होती है, बिना बिंदी वाली बातें क्या होगी? अशुद्ध होगी। फिर हम ये भी कहते हैं रातें, तो ये रातें भी गलत है। बिंदी वाली रातें ही शुद्ध होगी, बिना बिंदी वाली रातें भी क्या हो जाएगी? गलत। और हमने कहा खाटें, ये भी गलत है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बिंदी वाली खाटें क्या होगी? शुद्ध होगी,
बिना बिंदी वाली खटे भी क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। जब अपन बात करेंगे लिंग और वचन की तो वहां चर्चा करेंगे कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और हम यूं कहते हैं कि जब भी प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो प्रत्यय से पहले स्वरों का लोप होगा, हद तक, कुछ हद तक, पूरे की बात नहीं कर रहा। और यदि सिरोरेखा, ये देखो ये सिरोरेखा और सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो और वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़े, ये चंद्र बिंदु, तो इसके नाम की केवल क्या लगा दी जाती है, बिंदी लगा दी जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी आधार पर हमने जब कहा कि निम्न में से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा डी। आप इसे चेंज करके देख लो तो देख लो, ये सब जगह ये लग रही है, विकल्प चेंज करके देखे तब भी बात तो वही है। यदि आपको ऐसा लगता है इसे चेंज कर लो और देखते हैं। अब देखना यहां पर लिख देते हैं अपन क्या, ये होगी बातें, ये होगी लातें और ये क्या हो गया, कंठ। और यहां पर यदि मान लो अपन लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा क्या, चांद। ये देखो अब चांद लिखा। हमने कहा है निम्न में से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, निम्न में से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, तब भी ये रहेगा क्योंकि ये भी चंद्र बिंदु है, ये भी चंद्र बिंदु है और ये भी क्या है, चंद्र बिंदु। यदि विकल्प में मान लो चंद्र बिंदु नहीं आता यहां पर और यहां पर हो जाता केवल अनुनासिक, एक ही बात है, अनुनासिक। तो आपको पता है अनुनासिक का मतलब क्या होता है, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, नाक प्लस मुख दोनों ही तो होता है। और नाक प्लस मुख जब दोनों बजेंगे तो बताओ उच्चारण किसका होगा, चंद्र बिंदु का होगा ना। तो बात तो एक ही है ना। यदि प्रश्न को घुमा दिया जाता, नहीं कहते हैं निम्न में से अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है, तब भी अपना आंसर केवल क्या होता, डी होता, क्योंकि अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। बात इतनी सी थी कि यदि सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो और वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़े तो चंद्र बिंदु के नाम की केवल क्या लगा दी जाती है, बिंदी लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, बिंदी लगा दी जाती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आप तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, बात समझ में आई। प्रश्न पर चर्चा करके देख लेते हैं और भी आपके मन में हो तो। जैसे और आगे बढ़े थोड़ा सा तो देखो हमने क्या कहा, हमने लिखा लड़का। अब अपन ने जब नियम पर बात की है, हमने कहा ये बात का जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, बातें। ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मान लो अपन एक नियम पर बात करें, हमने लिखा है लड़का, ये लड़का, राइट। और इसका जब बहुवचन बनाएंगे और यदि अपन लिख देंगे लड़के तो ये लड़के बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये लड़के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब बात समझे। दोनों नियमों पर अपन बात कर रहे हैं। देखो बहुत काम की बात चल रही है दोस्तों, ध्यान से देखिए। हमने यहां तो क्या कहा था कि ये बात है और इसमें जोड़ा ही है प्रत्यय। क्यों, क्योंकि ये बात जो है ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हमने कहा लड़का, ये देखो ये लड़का, और ये लड़का जो है ये क्या है, आकारांत। लेकिन शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द। शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द। दोनों में अंतर है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो ध्यान देंगे, हम यूं कह रहे हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, काम की बात। लेकिन आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए केवल ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। केवल किसका, ए प्रत्यय का। अब जब लड़का में ए जोड़ेंगे तो शब्द जो बनकर निकलेगा ना दोस्तों, वो केवल यही निकलेगा। कौन सा, देखो ये वाला, ये वाला। तो ये लड़के जो है ना, ये बिल्कुल क्या माना गया है, सही माना गया है, जबकि ये वाला क्या माना गया है, गलत माना गया है। अब यहां देखो बात में जब ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस तरह में ए के नाम की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, राइट। क्या लगेगी, मात्रा। और इस चंद्र बिंदु के नाम की क्या लगेगी, बिंदी। तो ये बातें जो है ना बिल्कुल ऐसी, ये बिल्कुल क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। देखो ये बातें क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ये लड़के क्या माने जाएंगे, सही। लेकिन ऐसा लड़का बिल्कुल गलत है। हमने कहा ये बातें सही है, लेकिन यदि बातें अपन ने ऐसी लिखी होती तो ये बातें भी क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या कहा है इसके पीछे कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ए प्रत्यय का। जबकि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए केवल किसका प्रयोग करेंगे अपन,
ए का प्रयोग करेंगे। अब इसके ऊपर देखो चंद्र बिंदु लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो जब चंद्र बिंदु लग ही नहीं रहा है तो आपने यहां पर किसके नाम का लगाया? तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमने क्या कहा है कि ये लड़का, देखो ये लड़का, क्या बताओ ये लड़का सही है क्या? ये लड़का सही है क्या? गलत है भाई साहब। ये लड़का पूरा ही क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि लड़के की बिंदी नहीं लग रही। और लड़के की बिंदी कब लगेगी? जब लड़के की क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। और जब लड़के की शादी होगी तो पत्नी आएगी और पत्नी आते क्या लगाएगी? बिंदी। और फिर उसे कमरे से बाहर जाने ही नहीं देगी। जब वो रोता ही नहीं फिरेगा तो कहीं का अशुद्ध होगा। तो बिना बिंदी वाला लड़का क्या होता है? अशुद्ध। और हमने कहा कि ये बिंदी वाला लड़का बिल्कुल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये बिंदी वाला लड़का क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो बिना बिंदी वाला लड़का अशुद्ध और बिंदी वाला लड़का शुद्ध। यहां तक भी सही है। लेकिन दोस्तों एक काम की बात अब यह व्यवहारिक बता रहा हूं। यदि लड़के ने दूसरी जगह दूसरी बिंदी का भी जुगाड़ कर लिया, एक का तो है रजिस्टर्ड, लेकिन यदि लड़के ने दूसरी जगह दूसरी बिंदी का भी जुगाड़ कर लिया तो बताओ लड़का तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यदि मान लो अपन ऐसा लिख दें, ये लड़के यहां भी बिंदी, तो लड़के ने बिंदी कितनी जगह लगाई? 2। मतलब लड़के ने दूसरी जगह दूसरी बिंदी का जुगाड़ कर लिया, मतलब अब लड़का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो व्यवहारिक बात भी थी दोस्तों। और हमने क्या कहा है कि बिना बिंदी वाला लड़का अशुद्ध होता है, बिंदी वाला लड़का ही क्या होगा? शुद्ध होगा। राइट। कब लगेगी बिंदी? जब उसकी शादी होगी। शादी होती क्या आ जाएगी? पत्नी। और पत्नी आते क्या लगाएगी? बिंदी। फिर उसे कमरे से बाहर जाने ही नहीं देगी। जब वो रोता ही नहीं फिरेगा तो कहीं का अशुद्ध होगा रे भाई। तो बिंदी वाला लड़का क्या होता है? शुद्ध होता है। राइट। लेकिन यदि लड़के ने दूसरी जगह दूसरी बिंदी का जुगाड़ कर लिया तब भी लड़का क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के सेशन में अपन ने जो बात की वो कहीं की बात की है? 2 चीजों पर बात की है अपन ने। कौन कौन सी? देख भी लेते हैं। देखो सबसे पहले बात की अपन ने किसकी? नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेदों की। और हमने कहा कि नासिका के आधार पर ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो हमने कहा है 3 प्रकार की। नासिक की ध्वनियां, अनुनासिक ध्वनियां और अननुनासिक ध्वनियां। नासिक के का मतलब सीधा किससे लिया गया है? नाक से। जबकि अनुनासिक का मतलब नाक प्लस मुख से। और अननुनासिक का मतलब सीधा किससे है? मुख से। हमने कहा वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है नासिक के, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है अननुनासिक, और वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक प्लस मुख दोनों से होता है क्या कहलाती है? अनुनासिक। राइट। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो हमने कहा अनुस्वार व चंद्रबिंदु का प्रयोग कहां पर होता है? तो देखा अपन ने कि अनुस्वार का प्रयोग तब होगा जब उच्चारण किससे होगा? नाक से। और चंद्र बिंदु का प्रयोग कब होगा? जब उच्चारण किससे होगा? मुख प्लस नाक दोनों से होगा। और अपन ने बोल के भी देखा, इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा की अपन ने। और क्या कहा? देखो अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है जबकि चंद्र बिंदु का उच्चारण स्वर के साथ होता है। यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो क्या होगा? तत्सम। यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो क्या होगा? तद्भव। और उच्चारण किससे होता है? नाक से। किसका? अनुस्वार का। और उच्चारण किससे होता है? मुख प्लस नाक से। किसका? चंद्र बिंदु का। और हमने कहा अनुस्वार एक क्या है? तत्सम शब्द। मतलब अनुस्वार लगा होगा किसी शब्द पर तो तत्सम हो जाएगा। और उसका तद्भव अनुनासिक तद्भव होता है। मतलब यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? तद्भव। ये भी देख लिया अपन ने। और आगे बढ़े, क्या देखा अपन ने? इसके माध्यम से अपन ने जानने की कोशिश की यहां पर कि यहां पर देखो निम्न में से चंद्र बिंदु का प्रयोग या अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमने कहा राइट आंसर में कंठ में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां सब जगह तो चंद्र बिंदु ही है। क्यों है? तो हमने क्या कहा है? यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के नाम की केवल क्या लगाई जाती है? बिंदी। और इसी आधार पर अपन ने यहां पर चंद्र बिंदु के नाम की क्या लगाई? बिंदी। लेकिन हकीकत में ये जो है ये प्रयोग ये क्या है? ये क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। लेकिन क्यों? क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है, इसी कारण यहां पर अपन ने चंद्र बिंदु के नाम की क्या लगाई? बिंदी लगाई। ये भी देखा। और फिर लास्ट में अपन ने बात की कहीं की इन दोनों शब्दों पर, अकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत पुल्लिंग शब्दों पर, कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए इस ए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज के सेशन में अपन ने जो विस्तार से चर्चा की है वो नासिका के आधार पर ही बात की है। और इसी के आधार पर हमने देखा है क्या? और ये देखा इसके आधार पर हमने दोस्तों, इसके आधार पर कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पर होता है और अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होता है। तो आज के सेशन में अपन ने इतनी सारी जो जानकारी ली है इस पर आप बहुत ध्यान से गौर फरमाएं, इसे लिखें बहुत आराम से। मैं पीडीएफ भी आपको क्लास की प्रोवाइड करा दूंगा। और कल जब अपन मिलेंगे अगली क्लास में तब बात करेंगे अपन
व्यंजनों का उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जब अपन बात करते हैं तो पार्ट नंबर 2 आता है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और उसमें अपन चर्चा करेंगे विस्तार से काई की, अल्प प्राण और महाप्राण की, और दूसरा आता है किसकी, अघोष और सघोष की। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।